हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं रंजीत आपका आरजे पथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा होगा कि युवा रोड पर हैं। बसें जल रही हैं, ट्रेनें जल रही हैं, चारों तरफ हाय हाय के नारे लग रहे हैं, सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो जाता है कि कोई योजना आती है और जिसके लिए आती है वही उस योजना को नहीं चाहता है? क्योंकि ये जो योजना बनाने वाले लोग हैं वो उस योजना के उन योजना के लोगों को, जो आम लोग होते हैं जिनके लिए योजना बनाई जाती है, उस योजनाओं के वो भुक्तभोगी नहीं होते हैं। उनके जो परिणाम होते हैं, जो उनके परिणाम आने वाले होते हैं, वो उनके भुक्तभोगी नहीं होते हैं। वो ज़मीन के लोग नहीं होते हैं, वो एसी में बैठे हुए लोग, वो कमरे में बैठे हुए लोग होते हैं। इसीलिए योजनाएं ऐसी बना देती हैं कि आम आदमी को हजम ना हो, आम आदमी को फ़ायदा ना हो। योजनाएं तो चलेंगी, वाह भाई तो लूटेगी, पीठ तो थपथपाएंगे, लेकिन इस योजना से आम आदमी को केवल नुकसान होना है, भविष्य में फ़ायदा नहीं होना है। इसलिए ऐसी योजनाएं वो एसी में बैठे बनाने लोग, एसी में बैठने वाले लोग, इसलिए वो एसी में बैठने वाले लोग जो ऐसी योजना बनाते हैं वो निश्चित रूप से ज़मीन से और आम आदमी से जुड़े हुए लोग नहीं होते हैं। इसलिए उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। यही कारण है कि आज धरना प्रदर्शन और विरोध चारों तरफ चल रहे हैं। हाँ, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। बसें ट्रेनें नहीं चलानी चाहिए, किसी सरकारी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उस पर आम आदमी की सुविधा के लिए चीज़ें होती हैं। अगर हम बसें जला देंगे, हम ट्रेन जला देंगे, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान हमें ही होगा, क्योंकि हम ही बस पे यात्रा करते हैं, हम ही ट्रेन पे यात्रा करते हैं, हम ही टैक्सी पे यात्रा करते हैं, हम ही गरीब लोग रिक्शा चलाते हैं, हम ही गरीब लोग टैक्सी चलाते हैं। इस तरीके से अगर ये चीज़ें जलेंगी, क्षति पहुँचेगी, तो वो हमारा ही नुकसान होगा, वो एसी में बैठने वालों का नुकसान नहीं होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक योजना लेके आई, एक अचानक जो है योजना आई, अग्निपथ भर्ती योजना। उसके पहले पीएमओ ऑफिस से एक ट्वीट आता है कि 1.5 साल में 10 लाख भर्ती होगी। पूरे न्यूज़पेपर में, टीवी में, हर चैनल पर चलने लगता है कि सरकार 1.5 साल में 10 लाख भर्ती देगी। चारों तरफ हाहाकार में जाता है, युवाओं में उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन फिर दूसरे ही दिन कुछ ही समय बाद एक ट्वीट और आ जाता है कि अब सेना की भर्ती अग्निपथ भर्ती योजना के तहत होगी। उसमें यह रहता है कि अब जो सेना होगी, सेना जो भर्ती की जाएगी, उनको अग्निवीर कहा जाएगा और वो 4 साल के लिए सेवा दे सकेंगे। उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, उसके बाद उनको निकाल दिया जाएगा, फिर उनको नौकरी से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस तरीके से जब ये सूचना आ जाती है तो पूरे देश में आक्रोश हो जाता है युवाओं में, और फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। सरकार के पास भी कोई नीति नियम का कायदे से जवाब नहीं होता है और छात्र असंतुष्ट रहते हैं। इसीलिए ये विरोध, ये प्रदर्शन लगातार बढ़ते चला जाता है। आपको हम बताते हैं कि अग्निपथ भर्ती योजना क्या है, अग्निवीर क्या है, इसके नियम क्या है, उम्र क्या है, इसके जो आपके काम के बदले में, आपकी सेवा के बदले में जो आपको पेमेंट मिलने वाला है, तनख्वाह मिलने वाली है, जो आपको पैसे मिलने वाले हैं, पैकेज मिलने वाले हैं, वो क्या है। फिर उसके बाद बताते हैं कि इसके निगेटिव पॉइंट क्या हैं और इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं, और इस क्या करना चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। मैं इन विषयों पर चर्चा कर रहा हूँ। आज आप लोग हमारे साथ बने रहें और शेयर करते रहें। हो सके तो लाइक और कमेंट भी करें, अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं। आइए, सरकार एक ट्वीट करती है कि 1.5 साल में 10 लाख भर्ती आएगी। उसके बाद एक ट्वीट आता है पीएमओ ऑफिस से ही कि अब अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना की भर्ती होगी। किसकी भर्ती होगी? सेना की भर्ती होगी, फौज की भर्ती होगी। और जो भर्ती होगी उनको सेना फौजी नहीं कहा जाएगा, उन सेनाओं को अब क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। उन सेनाओं को अब अग्निवीर कहा जाएगा, अब उनको फौजी नहीं कहा जाएगा। ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल आर्मी के लिए होगी, केवल फौज के लिए होगी। ये भर्ती प्रक्रिया आर्मी के लिए भी होगी, नेवी के लिए भी होगी और एयरफोर्स के लिए भी होगी, यानी ये तीनों सेनाओं के लिए होगी। अब ये अग्निपथ भर्ती योजना के तहत ही भर्ती होनी है। इसकी जो आयु रखी गई है, वो आयु रखी गई है 17.5 साल से 21 वर्ष तक। इसकी जो आयु है 17.5 साल से 21 वर्ष तक रखी गई है। और जो नौकरी करने का आपको मिलेगा अवसर, सेवा करने का अवसर मिलेगा केवल 4 वर्ष तक।
4 वर्ष तक नौकरी करने का आपको अवसर मिलेगा। इसके तहत जो भर्ती होगी, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत जो भर्ती होगी, 17 से 21 वर्ष तक भर्ती किए जाएंगे आप, और ये जो है 4 साल तक आप नौकरी करेंगे। ये जो भर्ती होगी ये खुली भर्ती के तहत होगी। यानी फिजिकल टेस्ट के आधार पे, जो अभी तक हमें जानकारी है, फिजिकल टेस्ट के आधार पे और हाई स्कूल इंटर के आधार पे ये भर्ती होनी है। हमें जो अभी तक जानकारी है, हो सकता है इसमें बदलाव हो भविष्य में, लेकिन अभी तक ये जानकारी है कि ये जैसे भर्ती प्रक्रिया पुरानी थी ये उसी प्रकार से होगी। उसके टेस्ट हुए होंगे, उसके फिजिकल टेस्ट वही होंगे, उसकी सारी जांच प्रक्रिया वही होगी, भर्ती प्रक्रिया वही होगी। लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया 17.5 से 21 वर्ष होगी और 4 वर्ष तक ही आप नौकरी कर सकेंगे। अब सवाल है कि 4 वर्ष तक नौकरी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। सरकार कहती है कि जब आप 4 वर्ष बाद नौकरी छोड़ेंगे, सरकार कहती है जब आप 4 वर्ष बाद नौकरी छोड़ेंगे तो आपको लगभग लगभग 11-12 लाख के आसपास आपको लगभग 11,71,000 के आसपास, यानी 11 लाख के आसपास आपको पैकेज मिलेगा। ये पैकेज कैसे मिलेगा? ये पैकेज होगा जो आपका वेतन होगा 4 साल का, जो 4 साल का वेतन होगा उसमें से लगभग 5.2 लाख पूरे 4 साल का वेतन आपका काट लिया जाएगा और वो फंड में जमा कर दिया जाएगा। और 5 लाख, इतना ही जितना आपका वेतन से कटेगा उतना ही सरकार जमा करेगी। तो ये जो होगा ये आसपास होता है ये होता है 10.04 लाख के आसपास। और इसमें जब ब्याज जोड़ा जाएगा तो ये आपका 11 लाख इतना आपको लास्ट में दिया जाएगा पैकेज के रूप में। और इस पैकेज को क्या कहा जाएगा? इस जो पैकेज मिलेगा आपको लास्ट में उसको कहा जाएगा सेवा निधि। जो आपको 11 लाख का पैकेज मिलेगा उसको कहा जाएगा अग्निवीर जो आपको 11.5 लाख का पैकेज मिलेगा उसको कहा जाएगा अग्निवीर सेवा निधि पैकेज। ये आपको अग्निवीर सेवा निधि पैकेज रूप में क्या मिलेगा? 11.5 लाख रुपए आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा। ठीक। और जो वेतन आपका शुरू में रखा गया है, आपके वेतन का 30% जो है सरकार काट के आपके पीएफ में जमा करेगी। वही जो है अंत में जितना आपका कटेगा 30% उतने आपको सरकार देगी और अंत में फिर ये 11,71,000 के आसपास बनता है ब्याज लेकर के। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, यह है कि जो पहले साल में वेतन रखा गया है, पहले साल में वो रखा गया है 30,000 रुपये। कितना? 30,000 रुपये। सरकार कितना काट लेगी पीएफ में जमा करने के लिए? 9,000 रुपये। आपको कितना मिलेगा? 21,000 रुपये। कितना मिलेगा? 21,000 रुपये। 21,000 रुपये आपको वेतन मिलना है और 9,000 सरकार काट लेगी, 9,000 आपके पीएफ में जमा करेगी। जो आखिरी साल का वेतन होगा आपका, जो अंतिम वर्ष का चौथे वर्ष का वेतन होगा, वो होता है आपका 40,000 रुपये। 40,000 रुपये होगा। और जो है क्या करेगी?
28,000 आपको मिलेगा, 28,000 आपको मिलेगा और 12,000 सरकार आपके पीएफ में काट लेगी, 12,000 जमा कर देगी। इस प्रकार से 4 साल की प्रक्रिया है। हर साल जो है कुछ वेतन बढ़ेगा कुछ, यानी कि आप 21 से 21,000 पहले साल में वेतन पाते हैं और चौथे साल तक आप 28,000 तक पहुंच जाएंगे, और जो ये पहले साल में 9,000 कट रहा था वो कट के 12,000 तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया है। इस जो ये मैं बता रहा हूँ इसका एक चार्ट जो है जारी किया गया है, एक आप उस ऑफिशियल पर है, आप उसको देख सकते हैं, और नहीं देख सकते हैं तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको मैं स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे ये जो चार्ट दिख रहा है, इससे आप वेतन का कितना आपको मिलना है, कितनी आपकी तनख्वाह रहनी है और कितना कटेगा, कितना जमा होगा, इसको आप देख पा रहे होंगे। देख लीजिए, देख लीजिए। पहले साल में 30,000 है, फिर 21,000 आपको मिलेगा, 9,000 आपका पीएफ में जमा होगा, 9,000 सरकार देगी आपको। दूसरे साल में 33,000 है, 23,100 रुपये आपको, उसके बाद जो है 99,100, 9,900 कट जाएगा आपका। उसके बाद चौथे साल में 36,500 है, 25,580 आपको मिलना है और 10,950 जमा होना है आपका, कट जाना है। और फिर चौथे साल में 40,000 वेतन है आपका, लेकिन 28,000 आपको मिलेगा, 12,000 आपका कट जाएगा। इस तरीके से 5.2 लाख 5.02 लाख आपका जमा होगा और 5.2 लाख आपके खाते में जो है सरकार जमा करेगी, और अंत में ब्याज वाज लेकर के 11.71 लाख रुपए आपको पैकेज मिलेगा। लेकिन इस पैकेज का क्या होगा? सवाल है कि जो आपको 11 लाख 11.5 लाख का पैकेज मिलेगा, उस पैकेज का आप करेंगे क्या? उस पैकेज का आप क्या कर सकते हैं? क्या उससे आपका जीवन चलने वाला है? क्या जो आपके परिवार की आपसे अपेक्षा है वो पूरी हो सकती है? क्या आपके माता पिता के द्वारा कुछ कर्ज लिया गया है तो क्या 11.5 लाख में वो कर्ज पूरा हो जाएगा? क्या आपकी 2 बहन है, 1 बहन है, तो क्या उसकी शादी 11 लाख में हो जाएगी? क्या आपको केवल छप्पर है और आपको केवल कच्चे घर में रह रहे हैं, फिर आप फौज की नौकरी करके आते हैं, तो क्या आप पक्के घर बनवाएंगे आज के युग में, आज के खर्चे भरे युग में? तो क्या आप उस पैकेज से घर बनवा सकते हैं? क्या उस पैकेज से शादी कर सकते हैं, या घर शादी दोनों करना हो तो कर सकते हैं? क्या आपके पास ज़मीन नहीं है तो क्या आप ज़मीन आज के ज़माने में खरीद सकते हैं? ज़मीन खरीद लें, खेत आपके पास कुछ हो जाए, कुछ आपके पास घर हो जाए, क्या ये कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप। और नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें हम? फिर क्या करें? किसकी गलती है? दूसरी चीज़ क्या है कि अगर वो लड़का 17.5 साल में सेलेक्ट होता है, जब उसके करियर का समय होता है, जब करियर का समय होता है और 4 साल तक वो नौकरी करेगा, तो कितना बताइए? लगभग 21.5 साल तक, 21.5-22 साल तक वो आपका नौकरी करेगा। लेकिन अगर वो 21 साल में सेलेक्ट होता है, 21 साल में सेलेक्ट होता है, तो वो 25 साल तक नौकरी करेगा, 25 साल तक करेगा ना। अगर वो 10th पास होता है तो क्या होगा, और 12th पास होता है तो क्या होगा? क्योंकि ये नौकरी 10th पास भी है, 10th पास होगा तो वो जब 4 साल बाद आएगा 21 साल पे, तो क्या करेगा? हाई स्कूल पास करके वो नौकरी कर चुका है, वो क्या करेगा? क्या वो इंटर करेगा? फिर क्या वो स्नातक करेगा और किसी नौकरी की तैयारी करेगा? क्या 25 साल के बाद जब कोई आएगा तो क्या वो फिर से स्नातक करेगा? हाँ, स्नातक वाली बात से आई, उस सरकार ने कहा है कि इग्नू से जो है इग्नू से 3 साल की आपको स्नातक की व्यवस्था कर दी जाएगी। मैं पूछता हूं कि क्या अगर कोई मैथ लेना चाहे, कोई साइंस लेना चाहे, क्या कोई आर्ट साइड पढ़ना चाहे, तो क्या उसको उसके अनुसार डिग्री दी जाएगी? क्या कोई इंटर पास करके बीटेक करना चाह रहा है तो क्या उसको बीटेक की डिग्री दी जाएगी? क्या उसको जो है एमबीए की डिग्री दी जाएगी, या केवल स्नातक पास का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा? क्या उसके लिए कोई योजना नहीं सरकार के पास? फिर मान लीजिए जब वो उसको डॉक्टर अगर बनना है और वो 4 साल नौकरी करेगा, इंटर छोड़ देगा, फिर वो जब कुछ पढ़ेगा नहीं तो 4 साल के बाद क्या वो नीट की तैयारी कर पाएगा? क्या वो नीट क्वालिफाई कर पाएगा? क्या वो जेई क्वालिफाई हो पाएगा, जज हो पाएगा? क्या हो पाएगा? क्या हो पाएगा? निश्चित रूप से सवाल हैं, सरकार की स्पष्टता नहीं है इन सब सवालों पे कि क्या जब वो 4 साल बाद आएगा आदमी तो क्या करेगा। कुछ लोग सरकार के समर्थन में ट्वीट कर रही हैं कि जो अग्निवीर आएंगे उनके लिए छूट होगी नौकरी में, उनके लिए कुछ नौकरियों में छूट होगी। सवाल यह है कि क्योंकि 4 ही साल तक करनी है और सेना एक बड़ी सेना है, और हर 4 साल बाद जब लोग रिटायर होंगे
तो क्या चारों तरफ केवल हर नौकरी में अग्निवीर या अग्निपथ से जो आएंगे लोग वही होंगे? फिर जो अग्नि सीमा में नहीं जा, जो सेना में नहीं जा सकते हैं, जो अग्निपथ में आपके नहीं भर्ती नहीं हो पाएंगे, क्या फिर वो कहाँ जाएंगे? वो क्या करेंगे बताइए? उनके लिए क्या रोजगार है? कोई योजना है? और जब उनके लिए कोई योजना है तो क्या उनका कंपटीशन इनसे है, या उनको आप छूट दे देंगे, छूट दे करके हर जगह भर्ती कर देंगे? तो क्या और लोग के लिए क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। ये सब सवाल हैं। और इसीलिए जो है एक दो पक्ष मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जिसके लिए जो है सरकार के क्या पक्ष हैं और छात्रों के क्या पक्ष हैं, विरोध प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं उनके क्या पक्ष हैं, उन पक्ष को मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ क्या पक्ष हैं, और मैं समझता हूँ वो ज़रूरी पक्ष है, डिस्कस कर लेना चाहिए। एक तो जो है 1 करोड़, एक जो है 44 लाख, जो अभी तक हमको जानकारी है। मान लीजिए इसने कहा है कि अग्निवीर में जब आप भर्ती होते हैं तो यदि मान लीजिए किसी सैनिक को शहीद होना पड़ा, किसी की जान गंवानी पड़ी उसमें, तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और दूसरा जो है, अगर किसी अंग की क्षति होती है, कोई बड़ी घटना आपके साथ घट जाती है, तो किसी अंग की विकृति हो जाती है, क्षति हो जाती है, तो आपको 44 लाख रुपए मिलेंगे। ये उसमें इसका जिक्र भी शायद किया गया है। और दूसरी चीज़ जो है, अब पक्ष आप जान लीजिए, पक्ष का क्या मामला है। सरकार का जो पक्ष है वो क्या है? जो सरकार का पक्ष है, सरकार कहती है कि युवा फौज होगी हमारे पास। क्या होगी? युवा फौज होगी, युवा फौज होगी। छात्र कहते हैं कि जब भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती नहीं हो रही है, तो फौज बूढ़ी होगी। जब भर्ती नहीं हो रही तो फौज बूढ़ी होगी। ये कह रहे हैं कि देशभक्ति जगेगी। जो युवा है वो देशभक्त होगा। सरकार, छात्रों का तर्क यह है कि देशभक्त कैसे होंगे? हमारे पास नौकरी नहीं होगी, हमारे पास रोजगार नहीं होगा, हम मानसिक तनाव से पीड़ित हो जाएंगे, हमारे पास जब कोई सुविधा साधन नहीं होगा, हम क्या करेंगे? हम तनाव हो जाएगा तो हम तनाव में क्या करेंगे? देशभक्ति करेंगे। इतनी महंगाई में जब 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो और पता लगे कि तमाम महंगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, सब्जी का रेट क्या है, दाल का रेट क्या, हर चीज़ का, कभी गैस का रेट क्या है, इतनी महंगाई में, और चीज़ें आने वाले समय में महंगी ही होनी है, तो बताइए कि वो तनाव में जब होंगे, उनके बच्चे होंगे, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, माँ बाप होंगे बूढ़े, भाई बहन होंगे, तमाम अपेक्षाएँ होंगी, तो फिर तनाव होगा। जब तनाव होगा तो देशभक्ति जगेगी तनाव में। भला तनाव में किसकी देशभक्ति जगती है? छात्रों का तर्क ये भी है। दूसरी चीज़ है, ये कहते हैं कि हम 90 दिन में भर्ती, जो हम 90 दिन में अब भर्ती कर देंगे, अब की जो भर्ती है वो 90 दिन में कर देंगे। इसका मतलब यह है कि पिछले 2 से 3 साल में कोई भर्ती नहीं आई है, कोई भर्ती आई ही नहीं है। जब कोई भर्ती नहीं आई है, इसका अर्थ ये हुआ कि आप भर्ती करवा सकते थे। आपने कोरोना वैक्सीन लगाई, उसके लिए भीड़ हुई, आपने लाखों की रैली की, उसके लिए भीड़ हुई, आपने सारा काम किया, बस आपने केवल युवाओं को रोजगार देने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं था। ये निश्चित रूप से युवाओं के से ठग है और ये नहीं करना चाहिए था। और दूसरा एक उसमें विशेषता बताई गई है कि अब जो भर्ती होगी उसमें कोई रेजिमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रेजिमेंट नहीं होगा। रेजिमेंट नहीं होगा।
जैसे पहले कोई राजपूत रेजिमेंट होता था, डोगरा रेजिमेंट होता था, इस तरीक़ा का रेजिमेंट नहीं होगा। तो ये भी तर्क जो है दिया गया है सरकार की तरफ से, जो ऑल इंडिया होंगे वो अग्निवीर होंगे और वो तीनों सेनाओं में होंगे, तो कोई रेजिमेंट अब नहीं होगा, सबको एक समान ही जो है प्रशिक्षण और एक समान ही रहना होगा, ऐसा माना गया है, ऐसा तर्क माना गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्या जो भर्ती किए जाएंगे अग्निवीर, जो अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे, उसके बाद बताया गया है कि जो 25% लोग हैं, 25% लोग रहेंगे अग्निपथ के तहत, उनको जो है रेगुलर कर दिया जाएगा। 25% लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन 75% का क्या होगा, उनके लिए क्या योजना है, वो लोग रिटायर होने के बाद कहाँ जाएंगे, इसकी कोई रूपरेखा सरकार के पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब कभी विरोध प्रदर्शन होता था छात्रों का, छात्र आंदोलन करते थे अपने रोजगार के लिए, अपने नौकरी के लिए, तो ये इल्ज़ाम अक्सर लगा करता था कि कोचिंग माफिया जो हैं या विपक्ष के नेता जो हैं, ये तमाम लोग छात्रों को उकसा रहे हैं, ये तमाम लोगों के कहने पर ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार किसी कोचिंग वालों ने नहीं कहा, अब की बार किसी विपक्ष के लोगों ने नहीं कहा। अब की बार ये सवाल जैसे ही ट्वीट हुआ, वैसे ही विरोध होने लगा, वैसे ही लड़के, वैसे ही छात्र, वैसे ही तमाम लोग रोड पर आ गए और अपने रोजगार के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने भर्ती के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने देश के प्रति समर्पण और सेवा के लिए जो जीवन पर्यंत करते हैं, उसके लिए वो तुरंत रोड पर आ गए और अपने हक की बात कर रहे हैं। अब की बार इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अब की बार पेंशन नहीं है, सेना के लिए पेंशन नहीं है, और पेंशन जब नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास 17-18 का डाटा है, 17-18 का जो डाटा है उसमें जो लोकसभा के सांसद हैं, जो सांसद हैं वो सांसदों की संख्या जो है वो है 3580, यानी 3580 ये सांसद हैं। ये डाटा है 2017 का और 18 का। इनकी जो पेंशन होती है, इनकी पेंशन जो होती है वो होती है 58 करोड़ रुपए प्रति माह होती है। और यही डाटा 2018-19 में जब आते हैं तो यही डाटा जो है बढ़ करके हो जाता है 70 करोड़ 50 लाख रुपए। कितना? 70 करोड़ 50 लाख रुपए ये डाटा हो जाता है। ये प्रतिमाह का डाटा है, 70 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाता है। आपको केवल जो लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं, जो नीति बनाने वाले लोग होते हैं, उनके लिए पेंशन का पैसा है। वो एक बार जीते चाहे हारे, चाहे गलत काम करें चाहे अच्छा काम करें, उनको आप कभी रिटायर नहीं करते हैं। क्या ऐसी योजना आ सकती है कि केवल आदमी एक बार प्रधान चुना जाए, एक बार विधायक चुना जाए, एक बार सांसद चुना जाए? ये ऐसी योजना आ सकती है क्या? ऐसी योजना आ सकती है केवल आदमी एक ही बार प्रधानमंत्री बने, एक ही बार मुख्यमंत्री बने, एक ही नहीं वो बल्कि 3 ही साल के लिए बने, एक ही साल के लिए बने, हर साल उसी पार्टी से कोई चुना जाए, अगर 5 साल के लिए चुनाव हो, हर साल प्रधानमंत्री बदल दिया जाए, हर साल विधायक जो उसमें प्रस्तावक होते हैं उनको बना दिया जाए? ऐसी योजना नहीं है। तो निश्चित रूप से ये छात्रों के भविष्य के साथ, जो लोग देश के लिए समर्पित हैं, जो लोग देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, जो इस देश के किसान हैं, उनके साथ ही धोखा है, नौजवानों के साथ ही धोखा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से इसका प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग कहीं छोटे स्तर पर कर लेना चाहिए था। जो लोग जैसे कंप्यूटर विभाग आदमी काम करते हैं या तमाम जगहों पे काम करते हैं, छोटा प्रयोग करके फिर आजमाना चाहिए था। लोगों को उदाहरण देना चाहिए था कि देखिए इस तरीके से हमने किया है, इसके ये फ़ायदे हुए हैं और इसका ये बेनिफिट्स है। इस तरीके से आप लोग सहयोग करिए और योगदान दीजिए, सब लोग ऐसा ही करिए। और या आप ऐसे भी एक नया रूल ले आइए कि जो लोग आर्मी की नौकरी छोड़ना चाहते हैं वो लोग रिजाइन दे सकते हैं, उनको हम इतना पैकेज देंगे, इतनी सारी प्रक्रिया उनके साथ हम करेंगे। नहीं बहुत लोग छोड़ने वाले होंगे, बहुत लोग तो छोड़ ही देते हैं, तो इसको भी आप कर सकते हैं। और नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से फिर अन्याय ठीक नहीं है। छात्रों से भी निवेदन है कि वो तोड़ फोड़ ना करें, बसें ट्रेन इत्यादि ना जलाएं, नहीं तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, फिर आप नौकरी योग्य नहीं रह जाएंगे। और ये जो नीति निर्धारक हैं यही तो चाहते हैं कि आप उस योग्य रहें ही ना, आप फॉर्म भरने लायक ही ना रहें, इसलिए ऐसी योजना लाते हैं। तो आप ट्विटर का प्रयोग करिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, जो भी करिए आप, लेकिन तोड़ फोड़ आदि ना करिए। ये बस इन तमाम बातों के साथ जो हमें बताना था, लगभग चीज़ों को मैं बता चुका हूं। और मैं छात्र हित में जो फैसले हैं मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूं, हमारा संस्थान उन्हीं के साथ खड़ा है। जो फैसले छात्र हित में हैं, जो किसान हित में हैं, मैं उन एसी में बैठे लोगों के फैसले के साथ कतई नहीं हूं जो हमारे हक में, गरीब लोगों के हक में, किसान के हक में, युवाओं के हक में नहीं है। मैं उनके पक्ष में नहीं हूं। मैं केवल युवाओं और छात्रों के साथ हूं। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। और जैसे कोई अपडेट होती है मैं आपके साथ फिर हाजिर रहूंगा। और आपसे निवेदन है कि आप आरजे पथ को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।